हाँ तो बच्चों, मैं जैसे कि बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट है, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको बोर्ड स्ट्रेटजी के नाम से जो वीडियो थी कि आपको पाठ्यक्रम जानना होगा और पेपर पैटर्न की परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट के, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए तैयारी से पहले। तो देखिए, मैं आपके समक्ष जो आपका पहला पेपर रहेगा हिंदी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी के पेपर का पाठ्यक्रम आपको बता रहा हूं। अगर आपने वैसे तो हर बच्चा अभी तक लगभग पाठ्यक्रम की जानकारी, पेपर पैटर्न की जानकारी अपने तरीके से लिया होगा, किसी भी माध्यम से लिया हो, लेकिन देखिए हमारा काम है कि जो भी सिलेबस आपका है या कैसे पेपर पूछे जाएंगे, क्या चीजें यहाँ से आपको कंटेंट दी जाएगी, उसको शुरुआत करने से पहले आपको ये चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप लक्ष्य बना करके अभी बचे हुए समय में कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर गेन कर सकता है, आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। जितना मेहनत आप साइंस, इंग्लिश और मैथ्स में करते हैं, उससे थोड़ा कम मेहनत करके ही आप इन सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें, आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सभी बच्चों को पता होगा कि जो हिंदी है उसमें दो पार्ट मेन होते हैं, गद्य और पद्य। जो गद्य का मतलब होता है कि कहानियां, तो ऐसे आपके पास में 7 चैप्टर हैं। गद्य में आपके पास में 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर पढ़ करके आप 16 नंबर पा सकते हैं। उसमें अभी 7 चैप्टर में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे ये अभी आपको पेपर पैटर्न में बताया जाएगा। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि गद्य का जो पार्ट होता है उससे 7 चैप्टर पढ़ के आप 16 नंबर पा सकते हैं। पद्य में 13 चैप्टर है, पद्य थोड़ा लॉन्ग है और पद्य को पढ़ने से आपको 16 नंबर पद्य से भी मिलते हैं। मतलब गद्य में आप कम मेहनत करके ही अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, संस्कृत में तो बच्चे कम ध्यान देते हैं, गद्य पद्य में इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन संस्कृत एक ऐसा पार्ट है जो मार्क्स लगभग बहुत देता है, लेकिन बच्चे उसको हल्के में लेकर के, या उसमें कहने का मतलब यह है कि मन ना लगना, ऐसा तरह तरह की चीजें हैं जिसके लिए वो थोड़ा उसमें कम ध्यान देते हैं। लेकिन आप देखिए, ये सब ऐसे पार्ट है जिसको आप पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी 30 मार्क्स आपको दे करके जाएगा। व्याकरण में भी 21 नंबर, और व्याकरण अब जो है अब बहुत आसान भी हो गया है और कठिन भी हो गया है। कैसे, ये चीजें अभी मैं पेपर पैटर्न में आपको बताऊंगा। आपको पढ़ना क्या है, रस, छंद, अलंकार, तद्भव, तत्सम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची। और उसमें भी सभी रस नहीं पढ़ने हैं, 2-3 रस पढ़ने हैं। छंद में भी आपके पास में 2 ही 3 पढ़ना है आपको, और अलंकार भी सेम है, 2 ही 3 अलंकार, पूरा नहीं पढ़ना है। सिलेबस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया गया है, सिलेबस बहुत कम है। मतलब आप ध्यान दे करके अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। यहाँ से खंडकाव्य, जिस जनपद में खंडकाव्य अथराइज्ड रहता है उस हिसाब से आपको उस खंडकाव्य के क्वेश्चन पढ़ने रहते हैं। हमें 5 नंबर का आता है, केवल एक कहानी है और उस कहानी को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। उस कहानी के बारे में पूरा चर्चा और उसके जो नायक होते हैं उनका चरित्र चित्रण, यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बलरामपुर गोंडा जनपद के लिए यहाँ से ज्योति जवाहर खंडकाव्य है उसको पढ़ना रहता है आपको। पाठ्यक्रम जो है ये इतना कम पाठ्यक्रम है, और इतनी कम पाठ्यक्रम को पढ़ करके आप अपने नंबर को, अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। पैटर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी तैयारी को, समझ लीजिए 4 चांद लगने देंगे। अगर अब जो समय बचा हुआ है उस समय में आप पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और एक लक्ष्य बना करके कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम तैयारी कैसे करें, उस हिसाब से अपनी तैयारी अब आप करिए। देखिए, तो पेपर में 2 पार्ट रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न रहते हैं, और इन प्रश्नों का आंसर आपको ओएमआर शीट में देना रहता है। और बाकी लिखित प्रश्न जो आप आंसर शीट में लिखेंगे वो आपका 10 प्रश्न रहेगा, और वो कितने मार्क्स का रहेगा, वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक, मतलब ऑल ओवर 70 मार्क्स में आपके पास 20 मार्क्स का ओएमआर रहता है और 50 मार्क्स आपको लिखित एग्जाम देना रहता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो सबसे पहले इस 20 मार्क्स को देख लेते हैं। तो देखिए गद्य साहित्य का इतिहास, इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक बुक या कोई आपके पास में बुक हो तो स्टार्टिंग में दिया जाता है गद्य साहित्य का इतिहास, तो वहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक नंबर के। सेम है पद्य साहित्य के इतिहास से भी आपके पास में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। रस छंद अलंकार, जो अभी बात हो रही थी व्याकरण, कम पढ़ के ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, 21 नंबर। रस छंद अलंकार तीनों से एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर का। पहले जहां ये लिखित आता था, अब आपका मल्टीपल चॉइस में देने लगा। पहले लिखना रहता था, एग्जाम्पल लिखना रहता था, परिभाषा लिखनी रहती थी, तो आपको मार्क्स उसमें 2-3 नंबर के आते थे और उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अब ये है कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने सही किया तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा और आप नहीं कर पाए तो पूरा मार्क्स चला भी जाएगा। इसलिए आपने लगभग इधर पिछले कुछ सेशन में जब से ओवर मार्क्स शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि खास करके लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, मतलब 95, 96, 98 यहाँ तक नंबर पहुंच जा रहा है। रीजन उसका यही है, ठीक। उपसर्ग, समास, तद्भव और पर्यायवाची, इन सबसे मिलाकर के 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का। संस्कृत व्याकरण से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कोई। वाक्य स्वरूप, यहां से भी आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वाच्य, जो आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं इंग्लिश में, वहां से एक क्वेश्चन अब डाल दिया गया सिलेबस में, जो भी पिछले सेशन से ही आया है। पद परिचय, किसी पद का परिचय करना, वहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा। ये 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप इसका आंसर आप OMR शीट पे लेंगे। जो लिखित क्वेश्चन होते हैं, लिखित प्रश्न रहेंगे, उसमें आपके पास में गद्यांश, एक गद्य, जो आपका ये 7 पाठ है, इस पाठों में से आपको गद्यांश, एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश में नीचे 3 प्रश्न रहेंगे और उन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहेगा। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का आपको पेपर में मिलेगा। पद्य से ऐसे ही 3-4 लाइन का पद्य रहेगा, उससे भी 3 क्वेश्चन है कि 2 नंबर के, 6 मार्क्स का ये भी आएगा। उसमें आपको याद क्या करना है, पाठों का नाम और उसके लेखक। पद्य में उसी को कवि कहा जाता है, तो कौन सा पद्य किस कवि ने लिखा है ये याद करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड है कि हाँ यहीं से आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप कम मेहनत से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश आप में अनुवाद आता है या उसी गद्यांश में ही 1-2 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न 5 नंबर के, ठीक। तो आपका अगला जो है खंड काव्य, एक जो खंड काव्य अभी बताया गया था, हमने आपको बताया था कि ये जनपद स्तरीय होता है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ना रहता है और खंड काव्य से 2 ही क्वेश्चन है। उस खंड काव्य की पूरी कहानी आपके दिमाग में रहे और उसके नायक का चरित्र चित्रण, 2 प्रश्न आउट है पहले से, ठीक। ये आपके 5 नंबर के आएंगे। अगला गद्यांश में जीवन परिचय, गद्य में जीवन परिचय। अब बताओ ये 7 पाठ हैं, उन 7 पाठों में एक जीवनी आएगा, उस लेखक के बारे में लिखना रहेगा और उनकी कुछ कृतियां लिखनी रहेंगी। जो आपके पास में 3 और 2, 3 नंबर का उनका जीवन परिचय और 2 नंबर की कृतियां, ये 5 नंबर का आएगा। ऐसे ही पद्यांश में से भी, पद्य में भी वही काम करना है, उनकी जीवनी और उनका फिर कृतियां, उनके द्वारा लिखा गया रचना, ये आपके 2 नंबर 5 नंबर हो गए, ठीक। तो देखिए कितने आसानी से पहले से पता है क्या पूछा जाएगा। भाई कैसे कहने का मतलब ये है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अब इसमें क्या कोई बना देगा कि आउट है पहले से कि आप जीवन परिचय याद कर लो और उनके द्वारा लिखी गई कृतियां याद कर लीजिए, आपको नंबर मिल गया। संस्कृत श्लोक का बताओ, एक श्लोक कहीं पूछ भी दिया जाता था, आपको धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, नहीं पूछा जाता है, कोई 2 लाइन आप याद करके चले जाओ, 2 नंबर लेके चले जाओ। तो आप बताइए कि कितने कम मेहनत से आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। पत्र लेखन, तो अब ये तो अभी पिछले सेशन में जस्ट आया है सिलेबस में, इंग्लिश में पहले हुआ करता था, हिंदी में बीच में पहले आ रहा था, बीच में कट गया था फिर, लेकिन पिछले सेशन से डाल दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन, केवल लेटर लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। संस्कृत का प्रश्नोत्तर, जो संस्कृत के चैप्टर रहेंगे उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसकी कहानी को अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो आसानी से ये प्रश्नोत्तर हो जाएगा। और एक निबंध, ये तो पहले से आउट है, 7 नंबर ये देकर के जाएगा। इस
से आपके ये 70 नंबर क्या पूछा जाएगा ये कंफर्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे का रेगुलर टाइम देना शुरू कर दीजिए। आने वाला ये 2 माह जो बचा हुआ है, इसमें आपकी तैयारी इतना बेहतर ढंग से हो जाएगी कि पहले से पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी करिए। आप पेपर्स को देखिए, उसके बाद में क्या आपका तैयार है क्या नहीं तैयार है उसका एनालिसिस करिए। तैयारी हो जाए, तैयारी होने के बाद में 2-3 प्रैक्टिस सेट जरूर आप सॉल्व करें। पिछले पीवाईक्यू मॉडल पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि बच्चे पेपर देने जाते हैं, उससे पहले मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, तो उनका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इन सब सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपसे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि आप 10th का पेपर एक ही बार दे रहे हैं, तो इतना बेहतर ढंग से दीजिए और पहला पेपर रहेगा। और अगर पहला पेपर आपका खूब अच्छा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आने वाला जो पेपर होगा वो आपका बहुत बेहतर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आज आपके सामने ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया बाल दिवस के अवसर पर कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि जिससे आप कम मेहनत करके और अपने नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो इस पूरे सिलेबस को, पूरे पैटर्न को सीखते हुए आप अपने जो भी जान पहचान के लोग इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 का देने वाले होंगे, उन तक वीडियो को पहुंचाएं और आप खुद अपने लोगों तक शेयर करें। और जो पिछला वीडियो हमने बोर्ड स्ट्रेटजी बताया है उसको भी आप शेयर करें, कमेंट करें, अपनी बातों को